व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है? अन्य व्यक्ति यानी ऐसे व्यक्ति जो मामले में पक्षकार न हो, ठीक है ना, ऐसे व्यक्तियों की राय। उसमें सबसे पहला धारा 45 है, विशेषज्ञों की राय। और पता नहीं क्यों सिविल जज के एग्जाम लेने वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने प्रीलिम्स में तो पूछते ही पूछते हैं, विशेषज्ञों की राय कब सुसंगत है। लिखा है जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की, तीनों के ऊपर टिक कर लो भैया, विदेशी विधि, विज्ञान और कला, किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्ह टिक करते जाओ कि अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, तो तब उस बात पर किसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिन्ह की अनन्यता के विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्ति, यहाँ विशेष कुशल व्यक्ति लिखा हुआ है, एक बार वो केवल कुशल व्यक्ति लिख के पूछ चुके हैं, आपको विशेष पे ध्यान रखना है ना, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है। तो क्या हुआ धारा 45 में 5 बातें आई, विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह। अगर इनके बारे में न्यायालय को कोई राय बनानी है तो उस क्षेत्र के विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी। ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं, है ना, जो विशेष कुशलता उसके अंदर रखते हैं। एक एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। प्रश्न यह है कि क की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई। जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे क की मृत्यु कारित हुई, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है। यानी अगर किसी व्यक्ति को जहर देके मारा गया तो डॉक्टर ही तो बता सकता है कि इसकी मृत्यु उस जहर से हुई है कि नहीं हुई है, एक आम आदमी थोड़ी बता पाएगा, पोस्टमार्टम में वो डॉक्टर ही बताएगा, ठीक है। तो विशेषज्ञों की राय वहाँ सुसंगत है। 45A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उसके विशेषज्ञ की राय सुसंगत है, ठीक। अब धारा 46 पे आओ, विशेषज्ञ की राय से संबंधित तथ्य, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत होते हैं यदि विशेषज्ञ की राय का समर्थन करते हैं या उससे असंगत हो जबकि ऐसी राय सुसंगत हो। यानी ये तो हम असंगत तो समझ सकते हैं, सेक्शन शुरू में हमने पढ़ा था कि वो सत्य जो सुसंगत तथ्य से असंगत होते हैं वो भी सुसंगत होते हैं, जैसे प्ली ऑफ एलिबे धारा 11 में पढ़ा था ना हमने। इसके अलावा वो ऐसे सारे लोग जो विशेषज्ञ की राय का समर्थन करते हैं, यानी एक विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि ये अंगुली चिन्ह इसी व्यक्ति के और दूसरा बोल रहा है कि हाँ मैं भी पहचानता हूँ इसी के, तो वो भी सुसंगत होंगे, जबकि वो वैसे सुसंगत नहीं होते। पढ़ते हैं वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत होते हैं यदि विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हो या उनसे असंगत हो जबकि ऐसी राय सुसंगत है। यानी अगर धारा 45 में वो राय सुसंगत है और कोई कथन उससे असंगत है तो वो भी सुसंगत होगा। एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक विष दिया गया था, यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी जिन्हें वह विष दिया गया था अमुक लक्षण प्रकट हुए थे जिनका उस विष के लक्षण होना विशेषज्ञ प्रतिज्ञात या प्रत्याख्यात करते हैं। यानी दूसरे लोगों को इस विष दिया कि नहीं दिया गया असंगत बात है। अगर मामला ये है कि एक ही मृत्यु उस विष से हुई कि नहीं हुई और आप ये साक्ष्य लेते हो कि जो और लोग मरे थे या किन और लोगों को ऐसा विष दिया था उसमें भी लक्षण आए थे, ये राय असंगत है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर धारा 45 में विशेषज्ञों की राय के सुसंगत हो तो फिर सुसंगत है, ठीक। हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है, ठीक है ना, हैंड राइटिंग, इसको अपने को जनरल सिर्फ एक रीडिंग मारनी है, छोटी छोटी सी बातें हैं जो अपने को समझनी, इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की थी, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख या जिसके द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है परिचित किसी व्यक्ति की राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी हस्ताक्षरित नहीं की गई थी सुगंधक तथ्य है। यानी अगर उसको लिखते हुए किसी ने देखा या जो उसकी हैंड राइटिंग या एक सिग्नेचर पहचानता है उसकी राय सुसंगत है। जैसे किसी चेक पे किसी व्यक्ति के साइन है कि नहीं है तो बैंक वाले की राय सुसंगत है जो उसके चेक देखता है, ठीक है ना। बैंक का रिकॉर्ड जो लोग लेके आते हैं वो अपने रिकॉर्ड में उसके सिग्नेचर का एक फ़ोटो भी लेके आते हैं और न्यायालय से पूछती है कि सिग्नेचर इनके हैं कि नहीं है तो वो रिकॉर्ड देख के बता देता है बैंक वाला के सिग्नेचर है कि नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैंक में अगर हम कोई चेक देते हैं तो पहले चेक का मिलान करते हैं अपने सिग्नेचर से, भले ही आप खड़े हो वहाँ पर, यानी मेरा चेक है और मैंने ही बैंक को दिया तो पहले वो मिला के देखेंगे और अगर गलत सिग्नेचर है तो मुझे भी रोक देंगे कि आपने सिग्नेचर ठीक नहीं किया। हालांकि मेरे को बोल देंगे कि आप देख लो आप ऐसे सिग्नेचर करते हो, पर अगर मान लो मैंने कोई चेक सचिन को दिया और चेक में सिग्नेचर गड़बड़ है तो वो चेक को ऑनर नहीं करते, उसको डिसऑनर कर देते हैं, ठीक। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जबकि उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा या जबकि स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित उस व्यक्ति को संबंधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने के दस्तावेज प्राप्त की।
अब मान लो मेरे को वैशाली की हैंडराइटिंग समझ में आती कि नहीं आती, तो दो कंडीशन हो सकती है। या तो मैंने वैशाली को खुद लिखते हुए देखा हो, या तो मैंने वैशाली को कोई पत्र लिखा और उन्होंने इसका उत्तर मुझे भेजा, वो उत्तर मेरे पास हो, तो मेरे को पता है कि उन्होंने लिखा है, तो मैंने इनकी हैंडराइटिंग देखी। या जबकि कारोबार के मानवीय क्रम में उन व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तत्व सुनियोजित दस्तावेजों के समक्ष बराबर रखी जाती हो, या हम सब लोग अपनी डायरियां एक जगह इकट्ठा कर देते और मुझे मालूम है कि ये वैशाली की डायरी, तो मुझे पता है कि इसी ने लिखी होगी। ये सारी कंडीशन अगर तीनों होगी तो हम मानेंगे कि भैया इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा है, क्योंकि ये प्राइवेट व्यक्ति की राय से संगत हो रही है। ठीक, इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। 47A देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में क्या बोलता है। 48 पे आओ, अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत। कोई अधिकार है कि नहीं, या किसी विशेष एरिया में कोई रूढ़ी या कोई प्रथा है कि नहीं, उसके बारे में सुसंगत है लोगों की राय। जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभवतः उसे जानते। घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग, होता है ना, घर में शादियां होती तो वो बोलते हैं रस्म तो करनी पड़ती, जरूरी, तो उनकी राय सुसंगत है। अगर यही विचाराधीन हो प्रश्न कि भैया ऐसे कस्टम होता है कि नहीं होता है, तो उनकी राय सुसंगत है। ऐसे आप अब ये स्थितियां बनती नहीं, क्योंकि अब हर जगह मैपिंग हो गई, नक्शे बन गए, सीमांकन हो गए। पहले क्या होता था कि शुरुआत में गाँवों में खेत कहाँ से कहाँ तक किसका है, या बीच में रास्ता किसका है, तो लोगों का विवाद जाता था, तो लोगों की राय कि भैया सालों से हम लोग निकलते आ रहे हैं, प्राइवेट मार गए या लोग मार गए, तो उन लोगों की राय सुसंगत होती थी, है ना। लेकिन उन लोगों को उस अधिकार या रूढ़ी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, साधारण रूढ़ी अधिकार के अंतर्गत ऐसी रूढ़ियाँ अधिकार भी आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफ़ी बड़े वर्ग के लिए सामान्य, जैसे मैंने कहा ना मार्ग का अधिकार। गाँवों में स्थितियाँ बहुत बनती है, ठीक है ना, खासकर खेतों में। आप लोगों में से किसी के खेत हैं? आप लोगों को पता है कई बार खेत अंदर होते हैं, तो आपको अगर उस खेत पे जाना हो तो आपको दूसरे के खेत में से तो रास्ता होता है, तो कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। वो बोलता है कि आप हमारे खेत में से नहीं निकलोगे। तब अगर ऐसी कोई व्यक्ति जो ये बोलते हैं कि भाई बरसों से आपके पूर्वजों के समय से हम यहाँ से निकलते आ रहे हैं, तो संगत पेश की जा सकती है। किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक कूप के पानी का उपयोग करने का अधिकार इस धारा के अंतर्गत साधारण अधिकार है। एक व्यक्ति बोल रहा है मेरा प्राइवेट कुआं है, आप लोग पानी नहीं भर सकते गाँव वाले, तो वो व्यक्ति जो बोल रहे हैं कि भैया बरसों से हम पानी भरते आ रहे हैं और इसमें सब पानी भर सकते हैं, तो ये राय सुसंगत है। ठीक, अब प्रथाओं या सिद्धांतों के बारे में राय कब सुसंगत है। जबकि न्यायालय को मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं और सिद्धांतों के, किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के, अथवा किसी विशिष्ट जिले में विशिष्ट वर्ग के लोगों के प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों और पदों या अर्थों के बारे में राय बनानी हो, तब उसके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आसान सी बातें हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा समझने लायक बातें नहीं है। नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है, ये इंपॉर्टेंट धारा भी है। जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति के किसी अन्य के साथ नातेदारी के राय बारे में राय बनानी हो कि दोनों का रिश्ता क्या है, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है, सुसंगत तथ्य है। समझ में नहीं आ रहा दोनों का रिश्ता क्या है, तब कुटुंब के एक व्यक्ति के रूप में किसी ने आके बोला कि भैया इसकी भतीजी ये भतीजा, तो उसकी राय सुसंगत। परंतु भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अधीन कार्रवाई में या भारतीय दंड संहिता की धारा 494, 95, 97, 98 के अधीन अभियोजनों में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यानी जब मामला विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत है कि वो उसकी पत्नी है या नहीं है, उसका पति है या नहीं है, तब कोई व्यक्ति अगर ये राय दे भी दे कि ये इसकी पत्नी है, तो ऐसी राय सुसंगत नहीं होगी। आईपीसी की कुछ धाराएं लिखी है, आप लोग पता ही होगी। क्या है 494 धारा, वैशाली शील के बारे में राय कब सुसंगत। सेंसिटिव टॉपिक है, एविडेंस। किसी भी व्यक्ति के शील या किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को आप कब उसके संबंध में क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके बारे में कब राय बना सकते हो, न्यायालय आपको कब परमिशन देगी किसी के व्यक्ति को शील को के बारे में सुसंगति के संबंध में। धारा 52, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। यानी सिविल मामलों में आपका कैरेक्टर विसंगत होता है। पढ़ते लिखा हुआ है, सिविल मामलों में यह तथ्य कि संपृक्त व्यक्ति का शील ऐसा है जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य अनिसंभाव्य विसंगत है।
यानी सिविल मामले में कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि तो आदतन लोगों की ज़मीनें हड़पता है, ये विसंगत है। क्रिमिनल मामलों में सुसंगत हो सकता है, लेकिन सिविल मामलों में तो एविडेंटरी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि रजिस्ट्री इसके नाम है या नहीं, या जो भी उसका शील का साक्ष्य संगत है, वहां तक के सिवा जहां तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। अब अगर उसके ऊपर साइमल्टेनियसली क्रिमिनल मामला भी चला था, क्रिमिनल मामले में उसके शील का साक्ष्य देकर साबित कर दिया गया कि भैया ये व्यक्ति तो आदतन लोगों की ज़मीनें हड़पने का काम कर रहा है, भू माफिया लोग, तब वैसा साक्ष्य दिया जा सकता है। लेकिन केवल ये साक्ष्य उसका विसंगत है सिविल मामला। मेरे और वैशाली के बीच में विवाद चल रहा है किसी संपत्ति को लेके, क्या वैशाली ऐसा साक्ष्य न्यायालय में दे सकती है अपने मामले को साबित करने के लिए, साहब इनकी तो आदत है लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करने की? नहीं। लेकिन कि कोई क्रिमिनल मामला मेरे खिलाफ दर्ज हो चुका है, वहाँ पे ऐसा साक्ष्य दिया गया था और उस साक्ष्य के आधार पर मेरे खिलाफ निर्णय हो गया, तो उस निर्णय को तो सुसंगत रूप से मैं पेश कर सकता हूँ ना, जो उन्होंने एंड में नहीं लिखी, वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तत्व से प्रकट होता है। तो उस निर्णय में यही तो लिखा हुआ था कि आदतन लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने का अधिकार। तो प्राइमरी चीज़ क्या ध्यान रखनी कि सिविल मामलों में किसी व्यक्ति के शील का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर अन्यथा वो शील का साक्ष्य संगत है तो फिर सुसंगत है। अब अन्यथा कहाँ है वो हम आगे पढ़ते हैं। दांडिक मामलों में पूर्तन अच्छा शील सुसंगत है, ये प्राइमरी बात है, याद रखना। अच्छे शील का साक्ष्य आप कभी भी दे सकते हो दांडिक मामलों में, सिविल मामलों में तो शील का साक्ष्य आएगा ही नहीं। दांडिक मामलों में बुरे शील का साक्ष्य प्राइमरी तौर पे नहीं दिया जाता, लेकिन अच्छे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है। दांडिक कार्यों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त अच्छे शील का व्यक्ति, ये तो साक्ष्य कभी भी दे सकता है, ये तो बता सकता है अभियुक्त कि भैया सर मैं तो समाज का प्रतिष्ठापन, बेल एप्लीकेशन में लिखते ही क्या है कि प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य साहब भागेगा नहीं, फरार नहीं होगा, ये अच्छे शील का साक्षी तो है। अब आगे इसके अपवाद आएंगे कि अब दांडिक मामलों में बुरे सील का साक्ष्य कब दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सिविल मामलों में किसी भी प्रकार के सील का साक्ष्य नहीं देना है, अगर अन्यथा सुसंगत हो तो दे सकते हैं। दांडिक मामलों में अच्छे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है। अब 53A, कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना, ठीक है ना। ये जो धाराएं आईपीसी की लिखी हुई है, यहाँ से आओ, धारा 376 न के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध करने के प्रयत्न के लिए जहाँ सम्मति का प्रश्न विद्यमान हो, वहाँ पीड़िता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। यानी कोई ये नहीं बोल सकेगा कि लेडी ऐसी खराबी है, ये साक्ष्य नहीं दिया सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय मैंने शायद पिछली बार आप लोगों को लिखाया था, नहीं लिखाया था, वो प्रोस्टिट्यूट थी, उसके साथ रेप हो गया, मुकदमा चला न्यायालय में, विचारण न्यायालय के समक्ष साबित किया गया कि ये प्रोस्टिट्यूट है, विचारण न्यायालय उसको दोष मुक्त कर दिया, उसने कहा ये प्रोस्टिट्यूट है। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने विचारण न्यायालय के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोस्टिट्यूट अगर प्रोस्टिट्यूट भी है तो उसके साथ किसी को रेप करने का अधिकार थोड़ी है, उसके साथ उसकी सम्मति के बिना अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो धारा 375 के इंग्रीडियंट्स को लेके 376 में दंडनीय अपराध है, तो आप उतनी दंड के भागी हो जितना कि आम आदमी, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस का मामला था, पुराना मामला है, उसने पैसे एक्सेप्ट नहीं किए थे, मतलब ये साबित करना चाहता था कि भैया वो लड़का साबित करना था कि मैं कस्टमर था इसका, लेकिन उस लेडी ने साबित कर दिया कि मैंने पैसे एक्सेप्ट ही नहीं किए, मैंने पैसे ही नहीं लिए। तो वो उस पर उसने कहा था कि जब उसने पैसे नहीं लिए तो उसकी सम्मति नहीं थी, और सम्मति नहीं थी तो फिर वो रेप के ऑफेंस कर, तब वो शील का साक्ष्य देना चाहता था कि ये तो है ही प्रोस्टिट्यूट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप उसके शील का साक्ष्य नहीं दे सकते क्योंकि असंगत है। उसके बाद ये अमेंडमेंट होकर धारा ही जोड़ दी 53 ने, पहले धारा थी नहीं एक्ट, है ना। तो आपको पीड़िता के शील का साक्ष्य, वहीं एक्यूज के बारे में भी दिया हुआ कि वो पूर्वतन ऐसा करता आया, ये साक्ष्य भी आप नहीं दे सकते, यानी उसके पुराने सेक्सुअल रिलेशन का साक्ष्य भी आपको देने से न्यायालय इनकार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट धारा भैया, देखो 2-2 टिक करे में बहुत बार पूछी हुई है, तो ध्यान रखना, ठीक। अब 54, उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। अब बुरा शील सुसंगत नहीं, सिर्फ कब, जबकि वो किसी प्रश्न के उत्तर में हो, तब देना पड़ेगा। समझते हैं, दांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे शील का है विसंगत है, नहीं पूछा जा सकता, जबकि जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वो अच्छे शील का है।
अब जहां आपने धारा 53 का उपयोग करके अपने अच्छे शील का साक्ष्य दिया, वहाँ आपके बुरे शील के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है कि अच्छा तुम तो, किसी व्यक्ति ने कहा था तो बहुत अच्छे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अब आपको बोल सकते हैं कि आप तो चोर हो, आप लुटेरे हो, डके हो, तो आप सब बोल दो उसमें। लेकिन अगर उसने अच्छे शील का साक्ष्य नहीं दिया है तो फिर आप उसके बुरे शील के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दोगे, वो असंगत हो, विसंगत हो। ने कहा अच्छे शील का है जिसके दिए जाने की दशा में सुसंगत हो जाता है। यानी धारा 54 में अगर अच्छे शील को आपने सुसंगत मान लिया है तो फिर आप उसके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हो। ठीक है, स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवादक तत्व है। जहाँ कैरेक्टर ही क्वेश्चन हो, जहाँ किसी व्यक्ति का शील ही प्रश्न हो, यानी मानहानि के विषय में होता है। डिफेमेशन के मामलों में शील ही तो क्वेश्चन होता है, वहाँ पे फिर उसके बुरे शील का साक्ष्य दिया ही जाएगा, वहाँ क्या दिक्कत है। एंड में हम क्रॉस एग्जामिनेशन किसी एक विटनेस को करते हैं तो हम उससे बोलते हैं कि भैया हमारा ये कहना है कि तुम एक नंबर के झूठे हो क्योंकि तुम न्यायालय में आज भी झूठ बोल रहे हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हम तभी पूछ सकते हैं जब वो सत्य प्रतिज्ञा पर कथन करता है ना। सर धारा 54 में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सच बोलता हूँ हमेशा, तब हम उसके, अगर उसने कथन नहीं किया होता तो हम पूछ नहीं सकते, वो उस पर वकीलों को मालूम ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे वकील ऐसे भी तो सीनियर पर प्रभाव डालने वाला शील। सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है। डेफिनेट डिफेमेशन के मामले, अगर किसी सिविल मामले में अगर किसी व्यक्ति की या किसी कंपनी की मानहानि हुई, ठीक है ना, उसकी गुडविल खराब हुई, तो नुकसानी के बारे में, उसके शील के बारे में साक्ष्य सुसंगत हो गई ना, तभी तो नुकसानी का अवधारण किया जाएगा। तो क्या कैसे जाएगा? स्पष्टीकरण धारा 52, 53, 54 और 55 में शील शब्द के अंतर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, यानी गुडविल तो आती है, स्वभाव भी आता है। धारा 54 में यथाबंधित के सिवाय केवल साधारण ख्याति या साधारण प्रभाव का ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के कार्यों जिनके द्वारा ख्याति और सद्भाव दर्शित साक्ष्य भी दिया जा सकेगा। यानी कोई विशिष्ट कार्य करता है, उसकी विशिष्ट कोई ख्याति, से बाटा कंपनी की विशिष्ट ख्याति, तो वो साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक।